नमस्कार जोहार। आज का लेसन, आज का टॉपिक रहने वाला है डीसी वेल्डिंग जनरेटर के ऊपर, है ना। इससे पहले हम लोग क्लास में देखे थे एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर के बारे में हमें देखे थे, है ना। उससे पहले हम लोग देख रहे थे वेल्डिंग में जो पावर सोर्स हम लोग जो यूज करते हैं, जैसे एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर हो गया, डीसी वेल्डिंग जनरेटर हो गया, रेक्टिफायर हो गया, इन्वर्टर हो गया, है ना। मतलब जो जितने टाइप का जो मशीन यूज करते हैं बेसिकली वेल्डिंग मशीन, उन सब के बारे में जो क्लास पिछले क्लास में चला था, आज भी उसी के रहने वाला है, आज की क्लास उसी के ऊपर रहने वाला है। आज हम लोग देखेंगे डीसी वेल्डिंग जनरेटर, है ना। पहले हम लोग देखे थे एसी का मतलब अल्टरनेटिव करंट लेकर के जो हम लोग वेल्डिंग करते हैं, जो ट्रांसफार्मर से किया जाता है, वेल्डिंग ट्रांसफार्मर से किया जाता है। आज हम लोग देखेंगे डीसी वेल्डिंग जनरेटर, है ना। डीसी पावर सोर्स से तो 3 मशीन होते हैं, जैसे रेक्टिफायर हो गया, वेल्डिंग जनरेटर हो गया, इन्वर्टर हो गया। ये सब के बारे में अलग अलग क्लास होगा, ठीक है। आज बेसिकली क्लास रहेगा डीसी वेल्डिंग जनरेटर के बारे में, जो डीसी वेल्डिंग सप्लाई देता है ना। उसके बाद उसको उसका अंदर का जो क्या क्या कंस्ट्रक्शन रहता है, कौन कौन सा पार्ट्स होता है, पार्ट्स का क्या क्या काम होता है, ठीक है। फिर इसका डीसी वेल्डिंग मशीन का क्या लाभ है, क्या हानि है ना। ये सब चीज़ें के ऊपर हम लोग देखने वाले हैं। शुरुआत करते हैं। डीसी वेल्डिंग जनरेटर, है ना। डीसी वेल्डिंग जनरेटर, डीसी का मतलब डायरेक्ट करंट, है ना। करंट दो टाइप का होता है, एसी डीसी। एसी का मतलब अल्टरनेटिव करंट, डीसी का मतलब डायरेक्ट करंट, ठीक है। डीसी वेल्डिंग जनरेटर की आवश्यकता, मतलब डीसी वेल्डिंग जनरेटर का आवश्यकता क्यों पड़ता है, पहले इसके बारे में जानना बहुत जरूरी होता है ना। क्योंकि एसी वेल्डिंग से तो हम कर ही सकते हैं वेल्डिंग, फिर भी एसी के अलावा भी हमको डीसी वेल्डिंग क्यों चाहिए, डीसी वेल्डिंग का मशीन, डीसी वेल्डिंग पावर सोर्स क्यों चाहिए, है ना। इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट नंबर पर इसलिए आवश्यकता पड़ता है कि डीसी वेल्डिंग जनरेटर का प्रयोग निम्नानुसार किया जाता है ना। देखेंगे किस अनुसार किया जाता है। पहला है एसी वेल्डिंग सप्लाई की सहायता से डीसी वेल्डिंग सप्लाई जनरेटर करने के लिए, है ना। एसी वेल्डिंग, जहाँ से एसी वेल्डिंग सप्लाई आ पा रहा है, ठीक है। मान के चलिए जो एक वेल्डिंग जनरेटर है, जिसको हम लोग मोटर जनरेटर के नाम से जानते हैं, है ना। ये जो मशीन दिखाया गया है, ये है मोटर जनरेटर, ठीक है। इसको चलने के लिए क्या चाहिए, मेन सप्लाई चाहिए, है ना। मेन सप्लाई चाहिए। मेन सप्लाई कहने का मतलब एसी मेन सप्लाई, ठीक है। मतलब 220 वोल्ट का सिंगल फेज या तो 440 वोल्ट का 3 फेज, ठीक है। ये चाहिए जो हम लोग को घर के आसपास में जो करंट जो मिल पाता है, बिजली जो मिल पाता है, वो क्या है, एसी मेन सप्लाई होते हैं ना। तो इस टाइप वाली मशीन को चलने के लिए एसी मेन सप्लाई चाहिए, है ना। उसके बाद ये मशीन क्या करेंगे, डीसी करंट में कन्वर्ट करेंगे, है ना। एसी को डीसी में कन्वर्ट करेंगे, है ना। और ये दूसरा टाइप का वेल्डिंग मशीन वेल्डिंग जनरेटर होता है, जिसको हम लोग इंजन जनरेटर बोलते हैं ना। इंजन यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे एक टंकी लगा हुआ है इसमें, और यहाँ पे एक इंजन लगा हुआ है ना। ये पूरा इंजन है, फिर इसके अंदर का कुछ अंदर मोटर वोटर का लगा हुआ रहता है। तो ये इसको चलने के लिए क्या चाहिए, पेट्रोल या तो डीजल, है ना। पेट्रोल डीजल के द्वारा हम लोग इसमें मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। ये दो टाइप का हम लोग बेसिकली आज का क्लास में देखने वाले हैं, ठीक है। तो जहाँ पे मुख्य सप्लाई, मतलब जहाँ पे एसी वेल्डिंग करंट है, लेकिन हम लोग वहाँ पे डीसी करंट चाहिए। डीसी हम लोग क्यों यूज करते हैं, क्योंकि अभी देखेंगे आगे हम लोग क्यों ज़्यादा यूज करते हैं, ठीक है। जहाँ विद्युत मेन सप्लाई उपलब्ध ना हो, वहाँ इंजन से चलित सेटों की आवश्यकता से वेल्डिंग सप्लाई उत्पन्न करने के लिए, है ना। मतलब जहाँ पे ये वाला इस वाला जो वेल्डिंग मशीन है, इससे क्या कर सकते हैं हम लोग, एसी से डीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। एसी से एसी टू डीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए मेन चलने के लिए क्या चाहिए, एसी मेन सप्लाई चाहिए। ये मोटर को चलने के लिए एसी मेन सप्लाई चाहिए, जो 220 वोल्ट 440 वोल्ट होना चाहिए, है ना। लेकिन इन सब के अलावा जहाँ मेन सप्लाई उपलब्ध नहीं हो, मतलब जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी उपलब्ध नहीं हो, जहाँ पे करंट उपलब्ध नहीं हो, वहाँ पे हम क्या करते हैं, इंजन चलित सेट, है ना। मतलब इंजन ड्रिवन जो होता है, जो इंजन के द्वारा मूव करता है, वो जो ये मशीन दिखाया गया है ना, जिसको हम लोग इंजन जनरेटर के नाम से जाना जाता है। इंजन जनरेटर के नाम से देखेंगे, इसको पेट्रोल और डीजल की मदद से ये जो चलता है, उस जगह पे हम लोग इसका यूज करते हैं जहाँ पे मेन सप्लाई नहीं रहता है, करंट नहीं रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है ध्रुवता का लाभ प्राप्त करने के लिए, अर्थात इलेक्ट्रोड तथा मूल धातु तथा अलौह धातुओं के वेल्डिंग के बीच ताप वितरण करने के लिए, है ना। ध्रुवता कहने का मतलब कि पोलैरिटी, है ना। पोलैरिटी, ठीक है। पोलैरिटी कहने का मतलब जैसे बताए थे, डीसी वेल्डिंग पावर सोर्स है। अगर डीसी वेल्डिंग पावर सोर्स है, डीसी वेल्डिंग है, तो उसमें पॉजिटिव होगा और नेगेटिव होगा, है ना। डीसी में क्या होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा। मतलब ये जो मशीन है, इसमें पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे केबल लगा हुआ है, और एक में यहाँ अर्थिंग थी, ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, ठीक है। यहाँ पे भी इसके जस्ट बैक साइड में होता है, यहाँ पे दिखाया गया पॉजिटिव इस जगह पे है, इस जगह पे नेगेटिव है ना। तो डीसी वेल्डिंग पावर सप्लाई में, डीसी वेल्डिंग जनरेटर में, है ना, पॉजिटिव नेगेटिव देखने को मिलता है। तो पॉजिटिव में बताए थे कि 70%
हीट पॉजिटिव टर्मिनल से प्राप्त हो जाता है और 30% नेगेटिव टर्मिनल से प्राप्त होता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे हम लोग क्या पोलैरिटी का बेनिफिट ले सकते हैं। पॉजिटिव में जो मोटा मोटा जो इलेक्ट्रोड होते हैं, हेवी कोटेड इलेक्ट्रोड, जिसके ऊपर फ्लक्स का जो कवर जो थोड़ा ज़्यादा थिक होता है, उसको यूज कर सकते हैं। मोटी मोटी प्लेट के ऊपर हम लोग वेल्डिंग कर सकते हैं, क्योंकि जहाँ वहाँ पे ज़्यादा हीट ऑफ सोर्स मिलेगा तो जल्दी मेल्ट होगा, है ना। नेगेटिव में पतले पतला प्लेट को हम लोग नेगेटिव में लगा सकते हैं ताकि वो कम गले। ज़्यादा गलेगा कौन? इलेक्ट्रोड गलेगा। ठीक है, जब पोलैरिटी बढ़ेंगे तो डिटेल्स में समझेंगे हम लोग। बस इतना याद रखिए, पोलैरिटी का हम लोग इसलिए यूज करते हैं कि नेगेटिव और पॉजिटिव में अलग अलग ताप वितरण होता है। यहाँ पे लिख गया ताप वितरण करना, है ना। हीट को हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ डिवाइड कर देते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव में, है ना। तो इसलिए हम लोग डीसी पावर सोर्स ज़्यादा यूज करते हैं, ज़्यादा आवश्यकता होता है ना। कि जहाँ पे करंट उपलब्ध नहीं हो उस जगह पे हम लोग मोटर चला करके इंजन चला करके हम लोग आसानी से वेल्डिंग कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है डीसी वेल्डिंग जनरेटर की संरचनात्मक, है ना। मतलब ये जो वेल्डिंग जनरेटर है, जो इससे पहले वेल्डिंग जनरेटर जो हम लोग देख रहे थे, उसका अंदर का जो पार्ट है ना, उसका अंदर का जो क्रॉस सेक्शन है, उसको क्या क्या नाम से जानते हैं, उसको क्या क्या काम होता है, वो सब चीज़ों का जो छोटा छोटा कंपोनेंट जो लगा हुआ रहता है, डिवाइस जो लगा हुआ रहता है, ये सब के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, निम्नलिखित भाग होते हैं। पहला जो भाग हम लोग देखेंगे, यहाँ पे देखते चलेंगे। ठीक है, ये जो ऊपर का जो भाग जो दिखाया गया है, ये वाला भाग जो दिखाया गया है ना, ये क्या बोलते हैं? वेल्डिंग टर्मिनल एट बैक ऑफ कंट्रोल बॉक्स। ये कंट्रोल बॉक्स होता है। ठीक है, इसके पीछे साइड से हम लोग जब देखेंगे तो वहाँ वेल्डिंग को करंट कंट्रोल करने के लिए और पॉजिटिव और नेगेटिव ये दिखाया रहता है इसके बैक साइड में। ठीक है, दूसरा दिखाया गया है कि यहाँ से जो इसके अंदर जो लगा हुआ है, ये जो है, ये क्या है? जनरेटर कंट्रोल, है ना। इस जगह जो फ्रंट साइड में जो दिखाया गया है, ये इस चीज़ से हम लोग क्या कर सकते हैं? जनरेटर कंट्रोल करते हैं, है ना। जनरेटर कंट्रोल करने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है कि यहाँ पे जो चीज़ लगा हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं जनरेटर फील्ड कॉइल, है ना। इस जगह पे जो यहाँ पे जो कॉइल इस जगह पे जो लगा हुआ रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जनरेटर फील्ड कॉइल। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे जो एक चीज़ लगा हुआ है, इस जगह पे जो लगा हुआ है, उसको बोलते हैं जनरेटर ब्रश, है ना। जिसको हम लोग ब्रश या तो कार्बन ब्रश के नाम से जानते हैं, है ना, कार्बन ब्रश के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इसका पार्ट एक और है, वो पार्ट है यहाँ पे जो एक पार्ट है इस जगह पे, इसको बोलते हैं जनरेटर आर्मेचर, है ना। ये जो पार्ट जो दिखाई दे रहा है, ये जो पार्ट जो दिखाई दे रहा है, ये जो सेक्शन जो दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं जनरेटर आर्मेचर, है ना। नेक्स्ट जो पार्ट है, ये इस जगह पे एरो करके दिखाया गया, उसको बोलते हैं जनरेटर कम्यूटेटर, है ना। कम्यूटेटर, जनरेटर का जो कम्यूटेटर होता है, और सबका हम लोग देखेंगे, काम देखेंगे क्या क्या सब पार्ट्स का जो का काम होता है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट दिखाया गया फिगर में कि नेक्स्ट दिखाया क्या? ये जो दिखाया गया, यहाँ पे एक पंखा लगा हुआ रहता है। ठीक है, ऐसे करके आप लोग को पंखा दिखाई दे रहा होगा। इसको बोलते हैं कूलिंग फैन, जो क्या करता है? मोटर को ठंडा करने का काम करता है। ठीक है, और भी कुछ पार्ट्स दिखाए गए हैं। जैसे यहाँ पे एक पार्ट्स दिखाया गया इस जगह पे, ये है एक्साइटर, है ना। एक्साइटर क्या करता है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे क्या काम है इसका। और एक चीज़ यहाँ पे एक और डिवाइस लगा हुआ है, एक चीज़ लगा हुआ रहता है, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक मोटर रोटर, है ना। मोटर को घुमाने का जो काम लगे, मोटर रोटर होता है, वो चीज़ है। एक यहाँ पे एक चीज़ छोटा सा रहता है, उसको क्या बोलते हैं? मोटर स्टार्टर, है ना। मोटर को स्टार्ट करता है, मोटर को रोटर, है ना। ये सब इतना छोटा छोटा कंपोनेंट, इतना छोटा छोटा इक्विपमेंट लग करके क्या बोलते हैं? एक वेल्डिंग मतलब मोटर बनता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेल्डिंग, डीसी वेल्डिंग जनरेटर, है ना। जनरेटर के अंदर ये इतने सारे चीज़ फिट होते हैं, जिससे कि हमको क्या मिल पाता है? एसी मेन सप्लाई से, है ना, एसी मेन सप्लाई से, ठीक है, डीसी करंट मिल पाता है। ठीक है, एसी मेन सप्लाई से डीसी करंट मिल पाता है, किसके द्वारा? इन सब चीज़ों के द्वारा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं प्राइम मूवर। एक छोटा सा वर्ड है प्राइम मूवर के बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है, प्राइम मूवर क्या होता है, इसके बाद देखते हैं इसका उद्देश्य क्या है। यह जनरेटर का मुख्य चालक, है ना। मतलब ये जनरेटर को मुख्य चालक, ड्राइविंग कंपोनेंट होता है ना। मेन जो मशीन जो घूमता है, उसका कंपोनेंट होता है, जो रोटर या आर्मेचर को नियंत्रित गति प्रदान करता है ना। यहाँ पे देख पा रहे होंगे रोटर है। ठीक है, रोटर इस जगह पे है, इस वाला पोजीशन पे रोटर है, और इस जगह पे यहाँ पे क्या है?
क्या बोल रहा है ये, रोटर, रोटर या आर्मेचर, है ना। आर्मेचर कहाँ पे है, इस जगह पे, ठीक है। रोटर और आर्मेचर, ठीक है। रोटर है और आर्मेचर है, दोनों को क्या करता है, गति प्रदान करता है, मतलब घुमाता है, ठीक है। इसको घुमाने के लिए जो स्रोत है वो क्या है, यह ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है ना। मतलब ये जो जितने भी इतने सारे जो कंपोनेंट लगे हुए हैं घूमने के लिए, तो सबको मेन जो जहाँ से घूमना स्टार्ट होता है, मोटर जो है जिस जगह से फर्स्ट घूमना प्राइमरी स्टार्ट होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, प्राइम मूवर बोलते हैं ना। इससे सामान्य प्रकारों में शामिल है, ठीक है। इसके सामान्य प्रकारों में शामिल है इंजन, है ना, जो डीजल पेट्रोल के द्वारा, मतलब जो इसको जो डीजल पेट्रोल के द्वारा घूमेगा उसको हम लोग इंजन ड्रिवेन बोलते हैं, जो इंजन डीजल पेट्रोल के द्वारा घूमता है। और एक होता है मोटर, मोटर ड्रिवेन जिसको हम लोग बोलते हैं। कुछ विशेष अनुप्रयोगों के लिए विद्युत मोटर भी इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। तो ये जो मशीन दिखाया गया है वो विद्युत मोटर का दिखाया गया है ना। इलेक्ट्रिक मोटर जो है, सॉरी मोटर नहीं है, डीसी वेल्डिंग जनरेटर है ना। इसके अंदर भी छोटे छोटे जो जो डिवाइस लगे हुए हैं उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे, है ना। तो दो टाइप का क्या होता है, प्राइम मूवर होता है। एक होता है इंजन, इंजन में डीजल और पेट्रोल के द्वारा घूमता है वो इंजन। एक होता है मोटर, है ना। एक होता है मोटर, मोटर किसके द्वारा घूमता है, वो इलेक्ट्रिक विद्युत मोटर, है ना, जो इलेक्ट्रिक सप्लाई के द्वारा घूमता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक सप्लाई के द्वारा घूमता है, ये तो विद्युत मोटर होता है। और इंजन के द्वारा कौन घूमता है, डीजल पेट्रोल, है ना। इंजन जो घूमता है वो किसके द्वारा घूमता है, डीजल पेट्रोल के द्वारा घूमता है, ठीक है। इस टाइप का वेल्डिंग जनरेटर होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अभी, अब हम लोग थोड़ा इसके अंदर आते हैं, ठीक है। इसका थोड़ा हम लोग क्रॉस सेक्शन देखेंगे, जितने सारे वहाँ पार्ट्स देखे थे वो सबका पार्ट्स का नाम और थोड़ा सा काम देखते चलेंगे, ठीक है। एक है कार्बन ब्रश, है ना, कार्बन ब्रश लगा होता है। ये बूस्ट कम्यूटेटर, है ना, परिवर्तक से संपर्क बनाकर तक विद्युत धारा को बाहरी सर्किट तक पहुंचाता है ना। कार्बन ब्रश अब कहाँ लगा हुआ है वो हम लोग सर्च करते हैं, ठीक है। कार्बन ब्रश कहाँ लगा हुआ है, यहाँ पे देखिए, ये जो काला कलर का इस जगह जो एक चीज़ दिखाया गया, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कार्बन ब्रश बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो काला कलर की छोटा सा ब्रश इस जगह पे लगाया गया है, रेड वाला बॉक्स के जस्ट नीचे, ये क्या करता है, ये क्या करता है कि कम्यूटेटर से, है ना, कम्यूटेटर जो होता है कम्यूटेटर से संपर्क बनाकर, है ना। कम्यूटेटर कौन है, यहाँ पे देखिए, ये जो कम्यूटेटर जो पीला कलर का जो दिख रहा है वो है कम्यूटेटर, है ना। इससे संपर्क बनाए हुए, इससे कॉन्टेक्ट में रहता है और वो क्या करता है कि संपर्क बनाकर विद्युत धारा को बाहरी सर्किट तक पहुंचाता है ना। विद्युत धारा को क्या करेगा, अब यहाँ से इस जगह से ये क्या कर देगा, बाहर कर देगा, ठीक है। इस जगह से क्या कर देगा, उसको बाहर कर देगा, ठीक है। किसका काम हो गया, वो कार्बन ब्रश का। नेक्स्ट हम लोग दूसरा नंबर पे आते हैं, मेन पोल्स, है ना। मेन पोल्स क्या होते हैं उसके बारे में देखेंगे। इन पर फील्ड कॉइल लिपटी होती है ना। मेन, अब हमें देखेंगे पोल्स देखेंगे ना, सॉरी क्या है ये, मेन पोल्स, है ना। यहाँ पे देखिए पोल शूज लगा हुआ है, ठीक है। पोल शूज लगा हुआ है, मतलब ये जो यहाँ पे इस जगह पे इसके ऊपर क्या है, यहाँ पे एक फील्ड तार ऐसे से लपेटा हुआ रहता है, ठीक है। लिपटते हुए तो जो चुंबकीय बल रेखाएं उत्पन्न का कार्य करता है ना, ये क्या करता है, मैग्नेटिक लाइन जनरेट करने का काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट होता है बॉडी या योक, है ना। बॉडी या योक, ये क्या होता है, यह जनरेटर के सभी आंतरिक भागों, है ना। बॉडी योक किसको हम लोग बोलते हैं, देखिए यहाँ पे दिखाया गया है ना। ये जो बाहर का जो इसका एरिया जो दिख रहा है, बाहर का जो ये वाला पोर्शन जो दिख रहा है ना, ये जो एरिया पूरा जो दिख रहा है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, योक, ठीक है। मतलब बाहर का जो एरिया जो दिखता है जो मोटर को कवर करके रखता है उसको हम लोग योक बोलते हैं, ठीक है। यह जनरेटर के सभी आंतरिक भागों को सुरक्षित रखता है ना। मतलब इसके अंदर जो भी चीज़ लगा हुआ रहता है, जितने भी भाग है, पार्ट्स हैं, सबको क्या करते हैं, सेफ करके रखता है, पकड़ के मतलब अंदर में पैक करके रखता है, ठीक है। और चुंबकीय क्षेत्र के लिए परिपथ को पूरा करने में मदद करता है। फिर क्या होता है, इसके अंदर जब मैग्नेटिक्स लाइन बनते हैं, है ना, यहाँ पे जो एक लाइन बनते हैं, इस जगह पे जो लाइन बनते हैं उसको क्या करता है, अंदर में उसको पूरा करने के लिए, एक परिपथ देने के लिए पूरा करता है ना। इसका परिपथ जो होता है वो कंप्लीट करने का काम कौन करता है, योक करता है, जिसको हम लोग बॉडी या योक बोलते हैं, है ना। एक है आर्मेचर, ठीक है। आर्मेचर, आर्मेचर कहाँ पे लगा हुआ, ठीक है। आर्मेचर यहाँ पे है, ये वाला, ये जो गोल सा जो दिख रहा है ना, ये जो गोल सा जो दिख रहा है इसको क्या बोला जा रहा है, इसको आर्मेचर बोला जा रहा है ना। ठीक है, ये जो गोल सा जो दिख रहा है ये क्या है, ये आर्मेचर है,
ठीक है। आर्मेचर ये लेमिनेटेड स्टील का ड्रम होता है ना, ये क्या होता है, लेमिनेट किया हुआ रहता है, ये बाहर से क्या हुआ रहता है, पूरा लेमिनेट किया रहता है। जैसे इससे पहले हम लोग देख रहे थे जो ट्रांसफार्मर जो कॉइल होता है ना, प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल, वो आयरन जो कोर होता है, आयरन जो कोर होता है उसके ऊपर क्या रहता है, वो लपेटा हुआ रहता है। तो आयरन कोर जो होता है वो भी पूरी तरह से क्या होता है, आइसोलेट किया हुआ रहता है, मतलब वो भी इंसुलेटर पूरा बना दिया जाता है ना, वो भी क्या बनाया जाता है, वो भी पूरा इंसुलेटर बनाया जाता है, ठीक है, ताकि जो करंट है मतलब एक डायरेक्ट संपर्क में ना आए, ठीक है, डायरेक्ट संपर्क में ना आने के लिए उसको क्या कर देते हैं, लेमिनेट कर दिया जाता है, ठीक है, जिस पर कॉपर कंडक्टर तांबे की तार लिपटे हुए रहते हैं ना, इस पे क्या हुआ रहता है, कॉपर कंडक्टर इसके अंदर में देखेंगे यहाँ पे इस जगह पे, इस जगह पे, इस जगह पे, तो यहाँ पे क्या है, इसका कॉपर का पतला पतला वायर लपेटा हुआ रहता है, ठीक है। यह चुंबकीय क्षेत्र में घूमकर विद्युत धारा उत्पन्न करता है, ठीक है। ये क्या करेगा, अब ये चुंबकीय क्षेत्र पोल स्विच में क्या हो रहा था, यहाँ पे इस जगह पे चुंबकीय क्षेत्र जनरेट हो रहा था इस जगह में, और ये इसी क्षेत्र में घूम करके क्या करता है, ये करंट जनरेट करता है, ठीक है, करंट को जनरेट करता है। करंट जनरेट कौन करता है, तो याद रखिएगा हमेशा आर्मेचर करता है, ठीक है। ज़्यादा घूमता कौन है, घूमने वाला पार्ट्स का नाम क्या है, आर्मेचर, ठीक है। एक होता है द्विप्रवर्तक, कम्यूटेटर जिसको बोलते हैं ना, या तांबे के टुकड़े, कम्यूटेटर्स देख लीजिए पिक्चर में कहाँ पे, ये यहाँ जो पीला कलर का जो दिखाया गया है, ठीक है, पीला कलर का जो पिक्चर में यहाँ पे इस जगह पे जो दिखाया गया है, इसको क्या बोला जा रहा है, ये कम्यूटेटर बोल रहा है ना। यह तांबे का टुकड़ा सेगमेंट से बनी होती है ना, देखिए यहाँ पे सेगमेंट मतलब एक पार्ट इतना छोटा सा है ना, सेगमेंट कहने का मतलब छोटा छोटा पार्ट्स में इसको बनाया जाता है, ठीक है, छोटा छोटा पार्ट्स में जोड़ करके उसको बनाया जाता है, से बनी एक वलय होती है जो आर्मेचर के साथ घूमता है ना। ये आर्मेचर क्या है, आर्मेचर क्या है, घूमने वाला चीज़ है, ये घूमने वाला पार्ट है, आर्मेचर के साथ ये भी पीछे घूमता है, ठीक है, और एसी प्रत्यावर्ती धारा को डीसी में बदलता है, ठीक है। ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि एसी करंट को डीसी में यहाँ पे कौन चेंज कर रहा है, ये कम्यूटेटर कर रहा है ना। कम्यूटेटर जो यहाँ पे लगा हुआ रहता है आर्मेचर के जस्ट पीछे, मतलब आर्मेचर से कनेक्ट रहता है, वो क्या करता है, एसी करंट को डीसी करंट में बदलने का काम कौन करता है, कम्यूटेटर करता है, ठीक है। और करंट जनरेट कहाँ से होता है, वो आर्मेचर से होता है ना। घूमने वाला पार्ट कौन है, आर्मेचर, ठीक है। घूमने वाला पार्ट दो पार्ट हो गया, आर्मेचर हो गया और एक कम्यूटेटर्स हो गया, है ना। एक होता है पंखा या तो कूलिंग सिस्टम, है ना, उसको कूलिंग सिस्टम भी बोलते हैं या पंखा भी बोलते हैं, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या होता है, जनरेटर के काम करते समय बहुत अधिक ऊष्मा हीट पैदा होती है ना। जब जनरेटर जब घूमते हुए रहता है, ये क्या है, रोटेटिंग पार्ट है, घूमने वाला पार्ट है ना, तो वहाँ से एनर्जी जनरेट हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट हो रहा है, तो क्या होगा, वहाँ से हीट भी प्रोड्यूस होगा, हीट भी, मशीन भी गर्म होने का चांस है, मोटर भी गर्म होने का चांस है ना, जनरेटर भी गर्म होने का चांस रहता है। तो उसको जस्ट ठंडा करने के लिए क्या लगा होना चाहिए, पंखा लगा होना चाहिए, ठीक है। इसके पीछे में यहाँ पे इस जगह पे ऐसा करके फैन लगा हुआ रहता है ना, जो क्या करता है, घूम करके इसको जब घूमेगा तो पूरा क्या करेगा, पूरा अंदर वाला पार्ट्स को ठंडा करेगा, ठीक है। यह पंखा तापमान को सुरक्षित स्तर पर बनाए रखने में मदद करता है ना। ये जो पंखा जो लगा हुआ रहता है वो क्या करता है, अंदर का जो गर्म का जो टेम्परेचर है उसको ठंडा हवा दे करके टेम्परेचर मेंटेन करने का काम करता है, ठीक है। ये हो गया इसके पार्ट्स। अब हम लोग देखेंगे कि जो डीसी वेल्डिंग जनरेटर का संचालन सिद्धांत देखेंगे, है ना। जो डीसी वेल्डिंग जनरेटर जो होते हैं उसका हम लोग थोड़ा सा सिद्धांत देखेंगे। जैसे हम लोग एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर में देख रहे थे, एसी वेल्डिंग का सिद्धांत क्या था कि प्राइमरी वाइंडिंग से जो करंट जो है वो क्या होता है, मैग्नेटिक लाइन के द्वारा सेकेंडरी वाइंडिंग में जाता है ना। वो सिद्धांत को क्या बोला जाता है, म्यूचुअल इंडक्शन का सिद्धांत के ऊपर यहाँ पे काम करता है। तो यहाँ पे भी कोई सिद्धांत काम करता होगा कि यहाँ पे जो पोल जो होते हैं, पोल्स में मैग्नेटिक लाइन, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र जनरेट होता है, और उसके बाद जब ये घूमता है ना, जब ये घूमने लगता है इस जगह पे नॉर्थ, मतलब पूरा इसके गोल से इसके ऊपर में पूरा क्या था, चुंबक का लपेटा हुआ रहता है, तो इसमें भी कॉपर वायर होता है, तो ये भी क्या घूमने लगता है ना। तो यहाँ पे भी कुछ नियम, कुछ रूल्स काम करता होगा, तो कौन सा काम करेगा यहाँ भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। आर्मेचर का मुख्य ध्रुवों के बीच प्राइम मूवर के साथ सहायता से घुमाया जाता है ना। आर्मेचर को मुख्य ध्रुवों के बीच प्राइम मूवर के साथ घुमाया जाता है, ठीक है। ये जो आर्मेचर है इसको मुख्य ध्रुव, है ना, मतलब यहाँ से जो शाफ्ट होता है, मेन जो ध्रुव होता है जहाँ से वो घूमता है, प्राइम मूवर के साथ घुमाया जाता है, ठीक है। प्राइम मूवर कौन होता है, जैसे भी हम लोग बताएं, प्राइम मूवर जो डीजल
पेट्रोल हो सकता है, उसको घुमाने के लिए मदद करेगा। और एक प्राइम मूवर क्या हो गया, एसी वेल्ड मतलब वेल्डिंग मोटर हो गया, है ना, मोटर से घूमेगा। और एक किससे घूमेगा, डीजल इंजन का जो पावर सोर्स है उससे घूमेगा, ठीक है, जहां एक मजबूत चुंबकीय क्षेत्र विद्यमान होता है, ठीक है। आर्मेचर मतलब ये जो बोल रहा है कि इसका जो मेन प्रिंसिपल क्या होता है कि जो आर्मेचर है वो घूमेगा प्राइम मूवर से, प्राइम मूवर के साथ ये जैसे घूमेगा, है ना, इसी जगह पे क्या होता है, इस जगह पे यहाँ पे मैग्नेटिक लाइन होते हैं, है ना, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक एरिया विद्यमान होते हैं, है ना। इसी जगह में क्या होते हैं, जनरेटर मतलब जो मैग्नेट होता है वो जनरेट होता है, ठीक है, मैग्नेट लाइन जनरेट होता है, ठीक है। आर्मेचर बल की चुंबकीय रेखाओं को काटता है ना। आर्मेचर क्या हो गया कि यहाँ पे जो पोल से जो चुंबक जनरेट हो रहा है इस जगह पे, है ना, अब इसका मैग्नेटिक लाइन को काटता है, मतलब क्या करेगा, इसका मैग्नेटिक लाइन और इसका मैग्नेटिक लाइन दोनों टच करता है, ठीक है, मतलब आपस में टच करता है, उसी को बोलते हैं काटता है, ठीक है। तथा अपने जनरेटरों में ईएमएफ वाहक उत्पन्न करता है ना। अब फिर अपना जनरेटर में क्या करेगा वो, ये जो इसमें सिस्टम में क्या करेगा वो ईएमएफ, जिसको हम लोग बोलते हैं विद्युत वाहक बल, है ना, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, है ना, ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है, उत्पन्न करता है। कम्यूटेटर्स और आर्मेचर चालकों के साथ जुड़े होने पर जनरेटर धारा को डीसी में परिवर्तित करता है, ठीक है। अब जस्ट इसी के पीछे में क्या जुड़ा हुआ रहता है, कम्यूटेटर, जो क्या करेगा, इस करंट को जहाँ पे करंट जो जनरेट हुआ उसको डीसी में कौन कन्वर्ट कर देगा, और कम्यूटेटर कर देगा, ठीक है। डीसी का मतलब डीसी को तब तक कार्बन ब्रोशों के माध्यम से जनरेटर टर्मिनलों में ले जाते हैं, है ना। जब फिर क्या होता है, जब यहाँ जैसे कम्यूटेटर में डीसी जनरेट हो जाता है, डीसी करंट आर्मेचर के द्वारा घूम के कम्यूटेटर में डीसी करंट हो जाता है, वैसे यहाँ पे लगा हुआ है कार्बन ब्रश, इस जगह नीचे कार्बन ब्रश लगा हुआ है। अब ये कार्बन ब्रश क्या होता है, तब तक जो डीसी करंट है कार्बन ब्रश के माध्यम से जनरेटर टर्मिनल में ले जाते हैं ना। अब यहाँ पे इसका ऊपर में टर्मिनल आ गया, ठीक है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है ना। जहाँ मेन सप्लाई विद्युत उपलब्ध होता है वहाँ प्राइम मूवर के रूप में एक मोटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जहाँ पे मेन सप्लाई जो एसी करंट अवेलेबल है वहाँ पे प्राइम मूवर क्या हो सकता है, एक मोटर हो सकता है ना, एसी मोटर हो सकता है का प्रयोग किया जाता है क्षेत्र कार्य के लिए, या जहाँ आपूर्ति उपलब्ध नहीं है वहाँ पेट्रोल या डीजल इंजन का प्राइम मूवर के रूप में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जहाँ पे डीजल इंजन जिस जगह पे मेन सप्लाई उपलब्ध नहीं है वहाँ पे डीजल इंजन का यूज़ किया जाता है, प्राइम मूवर उसको वहाँ पे पेट्रोल बनाया जाता है, ठीक है। डीसी जनरेटर एक विद्युत यंत्र है ना। डीसी जनरेटर क्या है, एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है जो विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण, है ना, जो मैग्नेटिक प्रेरण के मूलभूत सिद्धांत पर काम करते हुए यांत्रिक ऊर्जा को प्रत्यक्ष धारा डीसी विद्युत में परिवर्तित करता है ना। जो डीसी मोटर जनरेटर जो होते हैं ये क्या करते हैं, यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक कहने का मतलब मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल कहने का मतलब मैकेनिकल, है ना, मैकेनिकल कहने का मतलब जिसमें घूम करके हो या तो फ्रिक्शन करके हो, ठीक है, वैसे उस टाइप में उसमें क्या करता है, एनर्जी को मतलब जनरेट होता है। तो यहाँ पे जो एनर्जी घूमने का एनर्जी जनरेट कैसे हो रहा है, यहाँ पे घूम करके हो रहा है, रोटेट करके हो रहा है ना, यहाँ पे रोटेट करके एनर्जी जनरेट हो रहा है। तो किसके द्वारा हो रहा है, मैकेनिकल एनर्जी के द्वारा वहाँ पे एनर्जी जनरेट हो रहा है। एनर्जी कहने का मतलब करंट, है ना। तो कैसा करंट जनरेट होता है, डीसी करंट, डायरेक्ट करंट, है ना। डायरेक्ट करंट हम लोग का बेनिफिट कैसे ले पाते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव इन द सेंस पोलैरिटी के रूप में हम लोग उसको बेनिफिट ले पाते हैं, ठीक है। अब है आर्क वेल्डिंग जनरेटर की सुरक्षा तथा अनुरक्षण, है ना, केयर मेंटेनेंस देखेंगे। मतलब ये जो डीसी वेल्डिंग जो जनरेटर होते हैं, है ना, मोटर ड्रिवन हो या तो इंजन ड्रिवन हो, जो इंजन के द्वारा चलेगा, जो मोटर के द्वारा चलेगा, तो उनमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है ना, उसका देख रेख करना होता है। जैसे हम लोग वेल्डिंग ट्रांसफार्मर का देख रेख कर रहे थे, है ना, वैसे इन सब मशीनों का भी देख रेख करना होता है, ठीक है। आर्क वेल्डिंग जनरेटर का सर्वोत्तम प्रयोग तथा इसका लंबे समय तक सही रखने के लिए निम्नलिखित जांच विधियों का पालन करें, है ना। मतलब इसको लंबा लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए इन सब चीज़ों पे, इन सब पॉइंटों पे ध्यान देना एक वेल्डर को बहुत ज़रूरी होता है। तब ये वेल्डिंग मशीन भी सेफ रहेगा, है ना, और काम भी अच्छी तरीके से आपको
हो पाएगा, प्रोडक्शन अच्छा मिलेगा, है ना। जांच बिंदु क्या क्या है, चेक पॉइंट हम लोग देख लेते हैं थोड़ा, ठीक है, क्या क्या इसमें देखना पड़ता है डीसी वेल्डिंग इंजन टाइप वाला में, है ना। रेडिएटर में जल स्तर तथा इंजन में तेल स्तर की जांच प्रतिदिन करें, है ना। इसका जो रेडिएटर होता है, इसका जो पीछे साइड उस साइड जो रेडिएटर होता है जहाँ पे पानी डाला जाता है कूलिंग सिस्टम करने के लिए, तो उसमें पानी का जो लेवल होता है ना, जल स्तर जो दिखाया गया, वाटर लेवल जो होता है, तथा इंजन में जो तेल स्तर होता है, इंजन में जो हम लोग ऑयल का जो लेवल होता है, दोनों को डेली बेसिस पे उसको चेक करना होता है, जांच करना होता है, ठीक है। इन बातों पे ध्यान रखना है। दूसरा, 250 घंटे चलने के बाद इंजन का तेल बदलें, है ना। 250 घंटा चलने के बाद इंजन तेल कहने का मतलब जो इसमें हम लोग इंजन ऑयल डालते हैं, है ना, जो हम लोग इसमें इंजन ऑयल डालते हैं उसको क्या करना है, चेंज करना है। जैसे हम लोग गाड़ी भी सर्विस करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे लिखा हुआ रहता है इतना किलोमीटर चलने के बाद जो इंजन ऑयल होता है उसको चेंज करना होता है, ठीक है। सेम यहाँ पे भी 250 घंटा चलने के बाद उसका इंजन ऑयल चेंज करना है ना। सप्ताह में एक बार पंखा बेयरिंग को लुब्रिकेट करें, है ना। जो सप्ताह में एक बार क्या करना है, जो घूमने वाला जो कंपोनेंट होते हैं, पंखा हो गया, बेरिंग हो गया, है ना, कहीं पे बेरिंग रोटेटिंग पार्ट जो होते हैं उसको क्या करना है, एक बार लुब्रिकेट करना है ताकि वो सही से मूव करे, सही से चल पाए, है ना। फैन बेल्ट को उसके उचित कसाव के लिए प्रतिदिन जांच करें। अब इसमें क्या है, जैसे बड़ा वाला जो जनरेटर होते हैं, बड़े बड़े साइज़ का जो जनरेटर होता है, छोटा साइज़ का है ना, इससे भी बड़ा साइज़ का जो जनरेटर आता है, इंजन जनरेटर, उसमें क्या है कि मोटर से जब वो घूमता है ना, इंजन घूमता है तो सॉरी मोटर से जब वो जनरेटर घूमता है तो उसमें एनर्जी ट्रांसफ़र करने के लिए बेल्ट का मदद लिया जाता है ना। मतलब रोटेशनल एनर्जी को दूसरा मोटर को घुमाना है तो उसके लिए एक बेल्ट लगाते हैं जिसको हम लोग फैन बेल्ट बोलते हैं ना। ऐसे करके यहाँ पे एक पुली लगा हुआ है, इस जगह पे एक पुली लगा हुआ है, ये है बेल्ट, ठीक है। तो दोनों डिवाइस को घुमाने के लिए बेल्ट के सहायता से हम लोग उस जगह पे बेल्ट लगा देते हैं ताकि ये डिवाइस जो घूम रहा है, यहाँ वाला भी डिवाइस वैसे ही घूमे। तो ये जो बेल्ट है, ये जो बेल्ट लगा हुआ रहता है उसको भी क्या करना है, ये टाइट है ना, कटा फटा तो नहीं है, ये सभी इसको चेक करना जरूरी होता है ना। पेट्रोल या डीजल पाइप यूनियन लीकेज की जांच प्रतिदिन करें, है ना। अब ये पेट्रोल डीजल से चलने वाला मशीन है, जनरेटर है, तो इसमें क्या होता है, जो जितने भी इसके पाइपलाइंस होते हैं ना, जो टंकी से लेकर के इंजन तक जो आते हैं, जितने भी पाइपलाइंस होते हैं उसको चेक करना जरूरी है कि कहीं से लीक तो नहीं है, ठीक है। लीक होगा तो आग लगने का संभावना रहता है ना। तो ये सब चीज़ों पे, इन सब बातों पे ध्यान देना ज़रूरी होता है। एक किसके लिए, जो हम लोग जब हम लोग इस टाइप का इंजन जनरेटर यूज करेंगे जिसमें पेट्रोल डीजल का मदद से हम लोग करंट जनरेट करते हैं, करंट बनाते हैं, उस टाइप वाले मशीन में, है ना। अब हो गया मोटर, है ना। मोटर से जो घूमेगा, जो विद्युत मोटर के द्वारा जो जनरेटर चलेगा उसमें क्या क्या चेक पॉइंट होना चाहिए, है ना। इस टाइप वाला जो जनरेटर होते हैं उसमें क्या क्या चेक होना चाहिए, उसमें डेली बेसिस पे या तो मंथली या तो वीकली क्या क्या एक वेल्डर को चेक करना चाहिए, क्या क्या जानना चाहिए, है ना। 3 माह बाद, ठीक है, 1.5 से 2 kg पर सेंटीमीटर दाब के कंप्रेस्ड एयर, है ना। कंप्रेस्ड एयर कहने का मतलब जो जहाँ पे हम लोग जो कंप्रेस्ड एयर होता है जिसके द्वारा क्या करते हैं, क्लीनिंग करने का काम होता है ना, वो इतना केजी में प्रेस किया हुआ, ज़्यादा अगर करेंगे तो क्या हो सकता है, इसके अंदर का जो भी छोटा छोटा जो कंपोनेंट्स लगा हुआ उसको क्या कर देगा, तोड़ सकता है, फोड़ सकता है, क्योंकि हवा प्रेशर से बाहर आएगा, है ना, तो नुकसान कर सकता है। तो ज़्यादा प्रेशर नहीं, कितना प्रेशर होना चाहिए, 1.5 से 2 kg पर सेंटीमीटर जो होता है उसमें दाब से क्या करना चाहिए, कंप्रेस्ड एयर जो होते हैं उसके अंदर, जो टंकी के अंदर जो कंप्रेस्ड एयर दबाए रहते हैं, जनरेटर के आंतरिक तथा बाहरी भाग को धूल मिट्टी को साफ करें, है ना। कूलिंग फैन वेंटिलेशन को ढक ना दें, ठीक है, ये अलग है ना। मतलब कंप्रेस एयर के द्वारा इसको साफ करना है धीरे धीरे, है ना, प्रेशर कम रख करके, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है कि वेंटिलेशन, है ना, वेंटिलेशन इसमें यहाँ पे बनाया हुआ रहता है, ठीक है। तो ये जो मोटर है ना, ये जो मोटर है, जो मोटर जनरेटर है, इसमें क्या है, कूलिंग फैन और वेंटिलेशन ढक ना दे, है ना। मतलब यहाँ पे जो कूलिंग फैन इस जगह पे जो लगा हुआ है, इस जगह पे जो कूलिंग फैन लगा हुआ है, यहाँ पे शाफ्ट है, शाफ्ट के ऊपर जो कूलिंग फैन लगा हुआ रहता है, ठीक है, जो घूमता है, घूम करके मशीन को ठंडा करता है, तो उसको क्या करना है, ढकना नहीं है, उसको बंद नहीं होने देना। फिर यहाँ पे देख पा रहे होंगे इस जगह पे वेंटिलेशन दिख रहा है, ये क्या करता है, हवा खींचता है अंदर और अंदर ठंडा करने का काम करता है, ठीक है, इसलिए वेंटिलेशन दिया हुआ रहता है। तो ये सब कभी भी बंद नहीं होना चाहिए, ताकि ना मोटर नहीं तो क्या होगा, ओवर हीट हो सकता है और मशीन टूट फूट सकता है, ब्लास्ट भी हो सकता है ना। कम्यूटेटर के पास कार्बन ब्रूसों के संपर्क यह सुनिश्चित करने के लिए जांच करें कि यह बिना
संपर्क के अच्छी स्थिति में है ना। अब क्या होता है कि जो कार्बन ब्रश जो लगे हुए रहते हैं किसके ऊपर, कम्यूटेटर के ऊपर जो कार्बन ब्रश लगा हुआ रहता है, कार्बन ब्रश या तो ब्रश है ना, जो किसके साथ लगा हुआ रहता है, कम्यूटेटर के साथ, है ना। तो ये सब जो कार्बन ब्रश लगा हुआ रहता है ये मान के चलिए एक कम्यूटेटर है जो पीला कलर का होता है ना, बेसिकली पीला कलर का होता है, पीला कलर से दिखाते हैं। तो इसके ऊपर जो लगा हुआ रहता है कार्बन ब्रश, इसके ऊपर जो लगा हुआ रहता है कार्बन ब्रश, तो दोनों में किसी भी टाइप का टच नहीं होना चाहिए, है ना, दोनों में गैप होना चाहिए। तो गैप को हमेशा मेंटेन करना ज़रूरी होता है, ठीक है, बिना स्पार्क के अच्छी स्थिति में हो, ठीक है। और थोड़ा सा जो गैप बना हुआ रहता है, ठीक है, उसमें जो थोड़ा सा गैप बना हुआ रहता है तो वहाँ पे किसी भी टाइप का स्पार्क क्रिएट ना हो, है ना। जब वो चलेगा जब उसमें रगड़ेगा तो क्या होता है वहाँ पे स्पार्क नहीं निकलना चाहिए, सब बात का ध्यान देना चाहिए। शाफ्ट बेयरिंग को अच्छे प्रकार से ग्रीस के साथ 6 महीने बाद लुब्रिकेंट करें, है ना। जो शाफ्ट लगा हुआ रहता है उसमें बेयरिंग जो लगा हुआ रहता है जो मोटर में, है ना, उसको हमेशा लुब्रिकेंट करते रहना है। उपयुक्त ढक्कनों के साथ घूमने वाले पुर्जों को रक्षा करें, है ना। जितने भी यहाँ पे इसमें घूमने वाले जो कंपोनेंट होते हैं वो सबका रक्षा करना होता है। उसको जितना भी नट बोल्ट के द्वारा उसको टाइट किया रहता है उसको हमेशा नट बोल्ट के द्वारा हमेशा टाइट करके रखना चाहिए, है ना। आर्किंग के दौरान पोलैरिटी स्विच का उपयोग ना करें। अब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, पोलैरिटी स्विच होता है जो पॉजिटिव और नेगेटिव, यहाँ पे दिखाया गया पॉजिटिव और नेगेटिव, है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव, है ना। तो जो यहाँ पे एक स्विच होता है इस जगह पे, है ना, पॉजिटिव करने के लिए नेगेटिव करने के लिए, है ना। मतलब इलेक्ट्रोड लगा हुआ है, जो होल्डर लगा हुआ है वो ऑटोमेटिक पॉजिटिव हो जाएगा, ऑटोमेटिक नेगेटिव हो जाएगा। वो चीज़ सेट करने के लिए यहाँ पे पोलैरिटी स्विच दिया हुआ रहता है। तो जब भी हम लोग मोटर वेल्डिंग हो रहा है और वेल्डिंग करते करते में ये स्विच चेंज नहीं करना है, पोलैरिटी स्विच चेंज नहीं करना है, वही बात का यहाँ पे जिक्र किया जा रहा है, ठीक है। कूलिंग फैन को उचित ढंग से चल रहा है या नहीं सुनिश्चित करें, है ना। यहाँ पे जो कूलिंग फैन जो लगा हुआ है वो सही ढंग से घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है, ये बातों का ध्यान देना चाहिए। विद्युत जोड़ों की जांच करें तथा लूज कनेक्शन ना करें, मोटर को कभी कमज़ोर फेज पर ना चलाएं, है ना। लूज कनेक्शन का हमेशा ध्यान देना है। इससे बाहर जो टर्मिनल्स आते हैं उस जगह में किसी भी टाइप का जो टर्मिनल हो लगा जहाँ पे केबल हम लोग लगाते हैं उस जगह में लूज कनेक्शन नहीं होना चाहिए, वरना स्पार्क होगा, है ना। और कभी भी कमज़ोर फेज पर ना चलाएं, ठीक है। तो जैसे मशीन का फ्लक्चुएट हो रहा है कहीं से, जब हम लोग इसको सप्लाई दे रहे हैं इंजन जनरेटर को, सॉरी मोटर जनरेटर को, तो किसी घर में क्या होता है बिजली सप्लाई मतलब जो हो रहा है वो फ्लक्चुएट हो रहा है, या तो कहीं पे भी बिजली फ्लक्चुएट हो रहा है तो उस जगह पे ये सब मशीन को नहीं चलाना चाहिए, वरना मशीन को क्या कर सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं, ना। सुनिश्चित करें कि विद्युत मोटर उचित रूप से अर्थ है, ये मेन सबसे मेन चीज़ यहाँ पे होना चाहिए। ये जो विद्युत मोटर जो लगे हुए रहते हैं उसको कहीं ना कहीं से क्या करना चाहिए, उनको अर्थिंग देना बहुत ज़रूरी होता है ना। अर्थिंग का सिंबल कैसे होता है, ये इस टाइप का कहीं पे इसका सिंबल बना हुआ रहता है ना, इस टाइप का सिंबल कहीं ना कहीं बना हुआ रहता है वेल्डिंग में, जो इस बात को दर्शाता है कि मशीन को अर्थ करना ज़रूरी होता है, अन्यथा क्या हो सकता है, करंट इलेक्ट्रिक शॉक लगने का चांस बना हुआ रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है एसी वेल्डिंग मशीन के लाभ, है ना। एसी वेल्डिंग या तो एसी वेल्डिंग मशीन के जो लाभ हैं उसके बारे में देखेंगे, फिर एसी वेल्डिंग मशीन के जो क्या हानि है उसके बारे में देखेंगे, फिर हम लोग इसी टाइप में डीसी वेल्डिंग का क्या लाभ है, डीसी वेल्डिंग का क्या हानि है उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। शुरू करते हैं, इसका लाभ क्या है, एक वेल्डिंग ट्रांसफार्मर का, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो बात किया जा रहा है एसी वेल्डिंग, तो किसका बात किया जा रहा है, वेल्डिंग ट्रांसफार्मर के बारे में हम लोग बात करेंगे, देखेंगे, ठीक है। सरल तथा सहज रचना के कारण आंतरिक लागत कम होती है ना। ये जो ट्रांसफार्मर होता है वो क्या होता है, एकदम सरल होता है। जैसे अभी हम लोग देख रहे थे, इसके अंदर का हम लोग बात करेंगे तो मात्र क्या होता है, इसके अंदर में एक होता है आयरन कोर होता है, ठीक है। और इसके इस भाग में यहाँ पे कोयल, प्राइमरी कोयल, और इस तरफ सेकेंडरी कोयल होता है, ठीक है। इतने ही इसमें मतलब अंदर का अगर ज़्यादा बात करेंगे तो यही चीज़ लगा हुआ रहता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसफार्मर, है ना। कौन सा ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इसके अंदर लगा हुआ रहता है, ठीक है। प्राइमरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल, या तो प्राइमरी वाइंडिंग सेकेंडरी वाइंडिंग, और एक होता है आयरन कोर, है ना। आयरन कोर के ऊपर प्राइमरी वाइंडिंग सेकेंडरी वाइंडिंग लपेटा हुआ रहता है। तो इसका क्या है, आंतरिक जो होता है
सरल तथा सहज रचना है ना, इसका जो बनावट है वो आसान है ना, बनावट जो है वो आसान है, इसलिए इसका जो आरंभिक लागत होता है, मतलब स्टार्टिंग में जो मशीन जब लेने के लिए जाते हैं तो इसका जो कॉस्ट है वो कम पड़ेगा। किससे? डीसी वेल्डिंग जनरेटर हो गया, उससे इसका कॉस्ट हमेशा कम रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है कम पावर खपत के कारण ऑपरेटिंग लागत कम होती है ना, कम पावर खपत के कारण ऑपरेटिंग लागत कम होता है। ठीक है, कम पावर खपत करने का मतलब कि इसमें और भी कुछ एक्स्ट्रा घूमने वाला चीज़ नहीं होता है। जैसे अभी हम लोग डीसी वेल्डिंग मोटर जनरेटर के बारे में देखेंगे, उसमें मोटर घूमेगा फिर वो जनरेटर घूमेगा, है ना, मोटर घूमेगा फिर वो जनरेटर को घुमाएगा, तब हम लोग उसमें पंखा भी लगा है, पंखा घूमेगा तो वो ज़्यादा पावर कंजप्शन करेगा। ठीक है, तो ये क्या करता है, पावर को भी बचाता है, ऑपरेटिंग लागत को भी कम करता है। ठीक है, एसी के कारण वेल्डिंग के दौरान आर्क ब्लो का कोई प्रभाव नहीं होता है। ठीक है, सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है एसी वेल्डिंग मशीन या तो एसी वेल्डिंग करंट का, कि उसमें एसी जो आर्क ब्लो जो होता है, आर्क ब्लो बेसिक कहने का मतलब ये जो इलेक्ट्रोड है और ये जो जॉब है ना, तो यहाँ से जो आर्क निकलेगा उसको हमेशा सीधे निकलना चाहिए। ठीक है, वो हमेशा क्या निकलना चाहिए, सीधे निकलना चाहिए। आर्क का जो फोर्स होता है वो हमेशा एकदम सीधा होना चाहिए, स्ट्रेच होना चाहिए, नीचे होना चाहिए। लेकिन क्या होता है आर्क ब्लो में, इसका जो आर्क है वो इस तरफ भाग जाएगा या तो इस तरफ भाग जाएगा, है ना, आर्क यहाँ से इस तरफ डायरेक्शन में आ जाएगा या तो इस डायरेक्शन में आ जाएगा। वो किस लिए होता है, यहाँ पे मैग्नेटिक लाइन, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस जगह पे और इस जगह की वजह से, है ना, तो इस जगह का मैग्नेटिक लाइन है उसको इस तरफ खींचेगा, इस तरफ का जो मैग्नेटिक लाइन है उसको इस तरफ खींचेगा। ठीक है, ये किस में होता है, ये डीसी वेल्डिंग मशीन या तो डीसी वेल्डिंग करंट में ये डिफेक्ट देखने को मिलता है, जिसको हम लोग आर्क ब्लो के नाम से जानते हैं। ठीक है, लेकिन ये एसी में किसी भी टाइप का इस टाइप का आर्क ब्लो का समस्या देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, घूमने वाले पुर्जों, है ना, घूमने वाले पुर्जों के अभाव में रख रखाव लागत कम होता है। अब इसमें बेसिकली सही बात है, इसमें घूमने वाला कोई भी चीज़ अंदर में नहीं फिट किया हुआ रहता है। लेकिन जनरेटर का बात करेंगे उसमें पंखा घूमने वाला होता है और उसमें मोटर घूमता है, आर्मेचर घूमता है ना, तो उसमें क्या होता है, घूमने वाला पार्ट्स कम है तो उसमें मेंटेनेंस कम लगेगा, है ना, और रख रखाव लागत भी आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, उच्चतर कार्यकर दक्षता होती है, इसका जो एफिशिएंसी होती है वो ज़्यादा होता है ना। एफिशिएंसी कहने का मतलब इनपुट आउटपुट, है ना, जो मशीन जितना इनपुट ले रहा है अगर आउटपुट भी उतना ही दे रहा है तो उससे कम दे रहा है तो उसका मशीन का एफिशिएंसी क्या है, अच्छा है ना। लेकिन मशीन एफिशिएंसी कैसे दिखाएगा, जितना इनपुट ले रहा है उतना आउटपुट बाहर निकाल रहा है तो वो मशीन का एफिशिएंसी अच्छा है। लेकिन मशीन जितना इनपुट ले रहा है फिर उसका अंदर में जितना सारा ज़्यादा डिवाइस लगा हुआ रहेगा वो क्या करेगा, वो मशीन उतना ज़्यादा एफिशिएंसी नहीं दे पाएगा, क्योंकि ज़्यादा पावर जो ले रहा है वो बीच में उसका कंजप्शन हो जाएगा, तो कुछ परसेंटेज लॉस होकर बाहर निकलेगा जो आउटपुट निकलेगा, इसलिए वेल्डिंग का एफिशिएंसी घट जाता है, मशीन का एफिशिएंसी घट जाता है। लेकिन इसमें किसी भी टाइप का रोटेशनल अंदर में किसी भी टाइप का अलग अलग मशीन या तो कंपोनेंट का यूज़ नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे इसका जो एफिशिएंसी होता है, दक्षता जिसको बोलते हैं, वो ठीक होता है। ठीक है, कार्य के दौरान आवाज़ नहीं होता है ना, इसमें किसी भी टाइप का घूमने वाला रोटेशन पार्ट्स है नहीं, तो इसमें आवाज़ जो होता है वो कम होगा, ना के बराबर होता है। ठीक है, अब इसका क्या हानि है उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, या बेयर वायर कहने का मतलब पतला तार, ठीक है, इलेक्ट्रोड के लिए उपयुक्त नहीं होता है। इसको हम लोग सिर्फ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, जो इलेक्ट्रोड होता है आर्क वेल्डिंग का जो इलेक्ट्रोड होता है जिसके ऊपर फ्लक्स कोटिंग किया हुआ रहता है ना, जो इलेक्ट्रोड जो जिसको हम लोग स्टिक बोलते हैं, इलेक्ट्रोड बोलते हैं, उसको हम लोग इस वेल्डिंग के द्वारा वेल्डिंग कर सकते हैं। लेकिन ये जो पतला सा तार होता है बेयर वायर, जिसको हम लोग मिग वेल्डिंग में वेल्डिंग स्पूल के नाम से जानते हैं ना, वेल्डिंग जो उसका इलेक्ट्रोड होता है, जो बेयर वायर इलेक्ट्रोड जिसके ऊपर किसी भी टाइप का फ्लक्स नहीं लगा रहता है, उस वाला इलेक्ट्रोड को लेकर के हम लोग इस वाला पावर सोर्स या तो इस वाला करंट को हम लोग नहीं यूज कर सकते। ठीक है, दूसरा इसका हानि क्या है, ओपन सर्किट वोल्टेज ज़्यादा होने के कारण विद्युत झटके की संभावना अधिक रहता है ना। ओपन सर्किट वोल्टेज कहने का मतलब जब ये वेल्डिंग मशीन नहीं चल रहा हो लेकिन ऑन हो, है ना, तो यहाँ पे एक मीटर लगा हुआ रहता है। जब ओपन सर्किट कितना हो जाता है इसका 60 से लेकर के 100 वोल्ट तक, मतलब जब ये मशीन नहीं चल रहा होता है तो 60 से लेकर के 80 के बीच में इसका जो कांटा होता है यहाँ पे इस जगह पे जो इसका एरो दिखेगा, वोल्टेज का रीडिंग लिखा हुआ रहता है वहाँ पे, तो इसका ओपन सर्किट वोल्टेज मतलब ओसीबी, ओपन सर्किट वोल्टेज ओसीबी, जब वेल्डिंग नहीं चल रहा है, मशीन ऑन है लेकिन आर्क स्टार्ट हम लोग नहीं किए, वेल्डिंग नहीं कर रहे, उसको हम लोग ओसीबी बोलते हैं ना। एक होता है सीसीबी, क्लोज सर्किट वोल्टेज, है ना, जब वेल्डिंग हो रहा है तो वो क्लोज सर्किट वोल्टेज, यही घट के कितना हो जाएगा, ये घट के हो जाएगा 18 से 40 वोल्ट हो जाएगा घट के। ठीक है, जब वो लोग वेल्डिंग स्टार्ट कर देंगे तब ये घट करके इधर ये कांटा इस तरफ आ जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट तीसरा इसका हानि क्या है, पतली गेज सीटों, ढलवा लोहा, अलौह धातुओं कुछ स्थितियों मामले में वेल्ड कठिन होता है ना। पतली गेज मतलब जो पतला पतला जो सीट होते हैं, है ना, पतला पतला जो एकदम पतला पतला जो सीट होते हैं, ठीक है, या तो ढलवा लोहा जिसको हम लोग कास्ट आयरन के नाम से जानते हैं, कास्ट आयरन, अलौह धातु जैसे एल्युमिनियम, ठीक है, एल्युमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, है ना। तो ये सबको वेल्डिंग करना इस वाला वेल्डिंग मशीन से, आर्क वेल्डिंग जो ट्रांसफार्मर होता है या तो एसी करंट से मुश्किल होता है, ठीक है। इनका प्रयोग वहाँ हो सकता है जहाँ विद्युत मेन सप्लाई उपलब्ध हो, ठीक है। ये वेल्डिंग मशीन का यही मेन हानि होता है कि इसको हम लोग उसी जगह पे यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे वेल्डिंग सप्लाई, मतलब जो मेन सप्लाई होता है, जो बिजली का जो सप्लाई होता है वहाँ पे वो मिलेगा, उसी जगह पे हम लोग ये वाला वेल्डिंग मशीन, वेल्डिंग ट्रांसफार्मर को चला सकते हैं, ठीक है। लेकिन डीसी वेल्डिंग जो जनरेटर होता है, डीसी वेल्डिंग जो मोटर होते हैं, उसको हम लोग जहाँ पे बिजली नहीं है उस वहाँ पे हम लोग इंजन ड्रिवन के रूप में हम लोग यूज़ कर सकते हैं। जहाँ पे बिजली है हम लोग डीसी करंट चाहिए, वहाँ पे हम लोग मोटर ड्रिवन को यूज करके हम लोग करंट आसानी से ले सकते हैं और वेल्डिंग कर सकते हैं, है ना। अब है डीसी के बारे, है ना, डीसी वेल्डिंग के लाभ, है ना। डीसी वेल्डिंग से हम लोग लाभ करेंगे तो उसका क्या, वेल्डिंग करेंगे तो उसका क्या लाभ है उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। पहला है ध्रुवता, जिसको हम लोग पोलैरिटी बोल रहे थे, 2/3, ठीक है, किसमें, पॉजिटिव में, मतलब 2/3 कहने का मतलब सॉरी 2/3 कहने का मतलब 70%, ठीक है। 1/3 कहने का मतलब 30%, किसमें, ऋणात्मक मतलब नेगेटिव, धनात्मक मतलब पॉजिटिव, ठीक है, के बदलाव के कारण इलेक्ट्रोड तथा मूल धातु के बीच अपेक्षित ताप वितरण संभव होता है ना। मतलब इसके द्वारा, पोलैरिटी के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, जॉब और जहाँ पे जो इस जगह पे मान के चलिए जॉब लगा हुआ है, इसको हम लोग नेगेटिव लगा दिए, है ना, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ठीक है। अब इसको हम लोग लगा दिए पॉजिटिव होल्डर को, और ये हो गया नेगेटिव, तो अब ये ज़्यादा गलेगा, होल्डर ज़्यादा गलेगा, प्लेट कम गलेगा, ठीक है। तो पतला प्लेट के ऊपर अगर वेल्डिंग करना है तो क्या करना है, हमेशा इसको पॉजिटिव कर देना है, ठीक है, ताकि इलेक्ट्रोड ज़्यादा गले, प्लेट कम गले, ठीक है, समझ में आ गया ना। पॉजिटिव और नेगेटिव यहाँ पे क्या हम लोग कैसे पोलैरिटी को यूज करते हैं। और अगर मान के चलिए प्लेट का थिकनेस ज़्यादा है, प्लेट का थिकनेस अगर ज़्यादा है तो प्लेट को गलाना है, तो इसको पॉजिटिव लगा देंगे और इसको नेगेटिव कर देंगे, तो प्लेट ज़्यादा गलेगा, इलेक्ट्रोड कम करके उसको में चिपकेगा, ठीक है। तो ये हम लोग बेनिफिट लेते हैं, देखेंगे जब हम लोग पोलैरिटी पढ़ेंगे उस टाइम पे, है ना। दूसरा इसका क्या लाभ है, लौह तथा अलौह धातु दोनों धातुओं को वेल्डिंग में इसका प्रयोग सफलतापूर्वक किया जाता है, ठीक है। लौह धातु मतलब जिसको हम लोग फेरस मेटल, नॉन फेरस मेटल, ठीक है, माइल्ड स्टील हो गया, स्टेनलेस स्टील हो गया, कास्ट आयरन हो गया, ये सब क्या होते हैं, लौह धातु। इसमें क्या होता है, आयरन, लोहा का मात्रा इसमें उपलब्ध होता है ना, होता है, इसलिए हो कि इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फेरस मेटल, फेरस मेटल, ठीक है। अब यहीं पे बात करेंगे कॉपर और टीन, और क्या हो गया, एल्युमिनियम, और यहीं पे बात करेंगे हम लोग जिंक, है ना। ये सब क्या है, नॉन फेरस मेटल, नॉन एफी, है ना, नॉन फेरस मेटल, ये सब में लोहा का मात्रा नहीं होता है। तो ये दोनों प्रकार का जो मटेरियल होते हैं, फेरस और नॉन फेरस, दोनों वेल्डिंग संभव किससे है, डीसी वेल्डिंग मशीन के द्वारा, डीसी वेल्डिंग करंट के द्वारा, ठीक है। बेयर वायर तथा इलेक्ट्रोड कोटेड, लाइट कोटेड इलेक्ट्रोड का प्रयोग सरलता से किया जा सकता है, ठीक है। इसमें हम लोग बेयर वायर मतलब जो पतला इलेक्ट्रोड होता है उसको भी कर सकते हैं, फ्लक्स कोटेड जो इलेक्ट्रोड होता है दोनों इलेक्ट्रोड को यहाँ पे हम लोग चला सकते हैं, इसका ये बेनिफिट है ना। पोलैरिटी लाभों के कारण पोजिशनल वेल्डिंग सरल होता है, ठीक है। जब हम लोग पोलैरिटी देखेंगे तो उसका क्या बेनिफिट है, मान के चलिए कोई ओवरहेड पोजीशन में कर रहा है, तो अगर जॉब को ज़्यादा गलाएंगे तो मेटल गिर करके नीचे आ जाएगा पूरा, तो क्या करेंगे, उसको नेगेटिव रखेंगे जॉब को, और इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव रखेंगे, ताकि ये ज़्यादा गले और ये जा करके जॉब के ऊपर चिपके, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे बोलना चाह रहा है। तो उस जगह पे हम लोग बेनिफिट मिल पाता है जहाँ विद्युत मुख्य आपूर्ति उपलब्ध ना हो, जहाँ पे मेन सप्लाई होता है, मेन सप्लाई जो है उपलब्ध नहीं हो, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, डीजल या पेट्रोल इंजन, है ना, जिसको हम लोग इंजन ड्रिवन के नाम से जानते हैं, इंजन ड्रिवन, जो इंजन घूमेगा जहाँ पे, इंजन ड्रिवन की सहायता से चलाया जा सकता है, ठीक है। वहाँ पे भी हम लोग करंट आसानी से डीसी करंट ले सकते हैं। पतली सीट, मेटल, ढलवा लोहा तथा अलौह धातुओं को वेल्डिंग पोलैरिटी के कारण सफलतापूर्वक किया जा सकता है, ठीक है।
जिसका मेल्टिंग टेम्परेचर कम होता है उसको हम लोग नेगेटिव लगा देंगे, जिसका मेल्टिंग टेम्परेचर ज़्यादा होता है उसको पॉजिटिव लगा देंगे। ठीक है। कुछ ओपन सर्किट वोल्टेज के कारण विद्युत झटके की संभावना कम होता है ना, मतलब इसमें जो ओपन सर्किट वोल्टेज होता है वो कम होता है, जिसके वजह से क्या होता है, इसमें जो इलेक्ट्रिक शॉक लगने का जो चांस होता है वो कम होता है। ठीक है। एक स्थिर आर्क आरंभ करना तथा बनाए रखना सरल होता है। अब इसमें आर्क आरंभ करना और बनाए रखना ये सरल होता है, ये लगभग ठीक रहता है, लेकिन इसमें आर्क ब्लो होने का चांसेस बहुत ज़्यादा बना हुआ रहता है। ठीक है। दो जगह पे आर्क ब्लो होने का चांस बना हुआ रहता है, जहाँ पे हम शुरू करते हैं उस जगह पे फॉरवर्ड आर्क ब्लो, जहाँ पे लास्ट करते हैं वहाँ पे बैकवर्ड आर्क ब्लो। ठीक है। इसमें फाइन करंट सेटिंग मतलब एकदम कम करंट भी हम लोग सेट कर सकते हैं किसमें, डीसी पावर सप्लाई लेकर के। ठीक है। अब इसका हम लोग देखेंगे हानि, है ना, इसका क्या क्या हानि है ना, डीसी वेल्डिंग के डिसएडवांटेज हम लोग देखेंगे। पहला, आंतरिक लागत अधिक है। आरंभिक लागत, जब हम लोग इस टाइप का वेल्डिंग मशीन, वेल्डिंग जनरेटर को जब हम लोग परचेज़ करने के लिए जाएंगे तो इनका बड़ा शेप, इनका ज़्यादा फीचर्स देख करके इसमें क्या है, कॉस्ट इनका बढ़ जाता है। ठीक है। ऑपरेटिंग कास्ट अधिक है ना, ऑपरेटिंग कॉस्ट, इसको ऑपरेट करने के लिए वो कॉस्ट अधिक लगता है। इसमें पावर सोर्स ज़्यादा चाहिए, है ना, पावर सोर्स ज़्यादा चाहिए। इसमें अंदर में घूमने वाले बहुत सारा मशीन होते हैं, चलने के लिए बहुत सारा अलग अलग टाइप का डिवाइस लगे रहते हैं, जिसमें क्या होता है, कॉस्ट हम लोग को ज़्यादा पड़ जाता है। ठीक है। रख रखाव लागत अधिक होता है। रख रखाव मतलब इसको हम लोग, इसमें बहुत सारा अंदर में घूमने वाला पार्ट होता है जिसको हम लोग बार बार लुब्रिकेट करना पड़ेगा, है ना। उसको बड़ा सा मशीन है तो उसको बड़ा सा जगह चाहिए, स्पेस चाहिए रखने के लिए, तो वहाँ पे हम लोग इसको अधिक इसका रख रखाव जो वहाँ पे बढ़ जाता है। वेल्डिंग के दौरान आर्क ब्लो की संभावना अधिक रहती है ना। ये मेन सबसे मेन डिसएडवांटेज इसका क्या है, आर्क ब्लो। ठीक है। आर्क ब्लो सबसे मेन डिसएडवांटेज किसका है, डीसी वेल्डिंग मशीन या तो डीसी करंट का। कार्य करने की दक्षता में कमी, है ना, इसका जो दक्षता होता है, इसका जो एफिशिएंसी होता है वो कम होता है। किससे, अगर हम लोग एसी से तुलना करेंगे, एसी करंट से, तो डीसी करंट का जो एफिशिएंसी होता है कम होता है, एसी का ज़्यादा होता है। ठीक है। वेल्डिंग जनरेटर में शोर अधिक होता है। वेल्डिंग जनरेटर जब ये चलेगा, जब ये घूमेगा, तो इसका जो मोटर है, इसका जो फैन है, सब जब चलेगा तो आवाज़ ज़्यादा करेगा, है ना, तो ये शोर ज़्यादा करेगा, अधिक स्थान घेरता है। देखने में भी लग रहा होगा बड़ा बड़ा साइज़ का, ये तो एकदम स्मॉल साइज़ का मशीन होता है ना, ये स्मॉल साइज़ का है, इससे भी बड़ा होता है। और बड़ा सा जिसको हम लोग डीजी सेट बोलते हैं ना, डीजी सेट से भी हम लोग वेल्डिंग कर सकते हैं, डीजी जनरेटर, है ना। तो ये जो हम लोग आज देख रहे थे, है ना, आज का जो था कि जो वेल्डिंग डीसी वेल्डिंग जो जनरेटर होते हैं उसके बारे में, है ना, डीसी वेल्डिंग का क्या हानि है उसको हम लोग देखें, डीसी वेल्डिंग का क्या लाभ है उसको हम लोग देखें। ठीक है। एसी वेल्डिंग और एसी वेल्डिंग मशीन का क्या क्या लाभ है, हानि है, उसको हम लोग देखें, है ना। फिर क्या क्या चेक होना चाहिए, जो मोटर के द्वारा चलेगा, जो मोटर के द्वारा जो मशीन जनरेटर घूमता है उसमें क्या क्या चेक होना चाहिए, जो डीजल के द्वारा, जो इंजन के द्वारा जो घूमता है, इसमें डीजल पेट्रोल का यूज़ करते हैं, उसमें क्या चेकलिस्ट होना चाहिए, उसके बारे में हम लोग देखें। फिर ये कैसे, किस प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है ना, ये उसके बारे में हम लोग देखें। इसमें जो आर्मेचर होता है वो घूमता है, वो कम्यूटेटर को देता है, वो करंट चल जाता है, कम्यूटेटर डीसी करंट के कार्बन ब्रश को देता है ना। उसके बाद वहाँ पे टर्मिनल में पहुँच जाता है। फिर इसके क्या क्या जो पार्ट्स होते लगे होते हैं, पार्ट्स का नाम क्या है, काम क्या होता है ना। और अलग अलग टाइप के जो जनरेटर होते हैं, जैसे ये हो गया मोटर ड्रिवेन, है ना, इसमें मोटर लगा हुआ है, उसमें मोटर ड्रिवेन का कुछ पार्ट्स दिखाया गया। ठीक है। और ये इसका नेसेसिटी सबसे पहले जानना चाहिए कि इसका नेसेसिटी क्यों है। तो नेसेसिटी मतलब जहाँ पे हम लोग वेल्डिंग सप्लाई, मेन जो सप्लाई होता है जिसको हम लोग एसी करंट बोलते हैं वो नहीं है, तो हम लोग इस टाइप का मशीन ले जा करके, ये जो इंजन जनरेटर को हम लोग ले जा करके वहाँ पे डीसी करंट जनरेट कर पाते हैं। ठीक है। और भी इसका काम है जेसी वेल्डिंग सप्लाई में, जहाँ पे हम लोग पतला पतला सीट के ऊपर वेल्डिंग कर सकते हैं, है ना। मोटा मोटा पतला पतला से लेकर के मोटा मोटा थिकनेस तक दोनों में वेल्डिंग कर सकते हैं डीसी करंट के द्वारा। ठीक है। फेरस नॉन फेरस मेटल के ऊपर भी हम लोग डीसी करंट के द्वारा कर सकते हैं। बेयर वायर इलेक्ट्रोड से लेकर के फ्लक्स कोटेड इलेक्ट्रोड को लेकर के हम लोग वेल्डिंग कर सकते हैं, किसके द्वारा, डीसी वेल्डिंग मशीन या तो डीसी करंट के द्वारा। ठीक है। तो इस टॉपिक में अगर किसी भी टाइप का डाउट हो तो हम कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।